नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में आपके इतिहास के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा जो है वो परेशान करता है कि इतना बड़ा टॉपिक है, इसको कैसे कवर करें। और बुक में अगर आप पढ़ने जाओगे, किसी गाइड में पढ़ने जाओगे, तो बहुत सारा लंबा चैप्टर हो जाता है और फिर इधर प्रेशर बढ़ने लगता है दिमाग पर कि कितना याद करें। तो हमने इस चैप्टर को एनसीईआरटी के माध्यम से आज चर्चा करेंगे। जैसे कि कल हमने योजना बनाई थी, आपको मैंने एक एक एनसीईआरटी का चैप्टर बताया था कि अगर आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आइए उसी क्रम में हम अपने सिलेबस को पूरा करते हैं, पूरा करने की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 से करते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले आपका स्वागत मोनिका गोदारा जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे इस परिवार के सुपर मेंबर है तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं कहानी? अशोक जी निराला अलवर से कैसे हैं? आर के मीना, स्वागत आपका। संगीता राव, वीरेंद्र एंड रोहित जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? सौरभ वर्मा, ढानी के छोरे, अनवर अली, कैसे हैं अनवर जी? अस्सलाम वालेकुम। आर के मीना जी, स्वागत। इंदू जी, प्रमोद जी, कैसे हैं आप? इंदिरा जी, रौनक, कैसे हैं आप? ललिता जी, स्वागत आपका। पूनम, स्वागत आपका। राज पटेल आर एस, स्वागत आपका। मुकेश जी, स्वागत आपका, कैसे हैं? और अरुणा जी, स्वागत आपका। और इस सेशन को देखने वाले हमारे इस परिवार के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जो इस सेशन को ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी माध्यम से आप इस सेशन को देखते हो। यानी कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लाइव सेशन ले पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लाइव तो सेशन नहीं ले पाते हैं लेकिन बाद में वो इस सेशन को ऑफलाइन भी देखते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और कमलेश जी, कैसे हैं आप? आपका भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और चर्चा करते हैं आज के सेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एनसीईआरटी हिस्ट्री, हमारा अतीत भाग 3 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 9। ठीक है, यही बताया हुआ है। अगर आपने कल लिखा था तो आप देख लीजिएगा। देखिए, जिन बच्चों का सब्जेक्ट एसएसटी नहीं है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, पंजाबी है, उर्दू है, आपके लिए ये क्लास नहीं है। ये क्लास केवल ऐसे बच्चों के लिए है जो रीट लेवल द्वितीय की तैयारी कर रहे हैं और जो एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप अपनी क्लियर कर लीजिएगा। देखिएगा, चैप्टर नंबर सेशन नंबर जो है आपका कौन सा है? 40 नंबर सेशन है। इससे पहले हम 39 सेशन कर चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में आपको आसानी से दिख जाएगी। आप जाके मुख्य परीक्षा, रीट मुख्य परीक्षा एसएसटी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके आप देखेंगे तो पीछे की सारी क्लासें आपको वहां पर देखने को जो है वो मिल जाएगी। अब देखिए, अगर आप इन सारे सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारे जो है वो टेलीग्राम चैनल है, बार कोड को स्कैन कर लीजिए या इस नाम से सर्च कर सकते हैं। दूसरा चैनल ये है, इनमें से किसी भी चैनल को आप ज्वाइन करके सारे सेशन की पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेकर और 1947 तक, यानी 1870 से और 1947 तक का जो दौर है, कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के अंदर कई गुटों का बनना, नरम दल और गरम दल, इसके बाद जो है गांधी जी का आना, बहुत सारे आंदोलन होना, बंगाल का विभाजन होना, मुस्लिम लीग का निर्माण होना, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भगत सिंह की फांसी
और इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और इसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग करना और 1947 में भारत का आज़ाद होना, यहाँ तक का पूरा सफ़र आज के इस सेशन में हम जो है वो कवर करने वाले हैं। यानी हम मुख्य तौर पर अगर देखें तो हम कांग्रेस की स्थापना से लेकर और भारत की आज़ादी तक का पूरा कवर आज इस सेशन में करने वाले हैं और ये सारा हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं। देखिएगा, चैप्टर अगर आप निकालोगे एनसीईआरटी का तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि 1870 से और 1880 के दशक में बने जो राजनीतिक संगठन थे, यानी 1870-80 में, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति ने हम भारतीय लोगों को, देखो ये जरूरी नहीं है कि सफलता ही एक इंसान को महान बनाती है। हाँ, सफलता आपकी जो है आपकी काबिलियत को जाहिर करती है, लेकिन असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि असफलता से हम इतना ज्यादा सीखते हैं कि हम महानता के चरम पर पहुंच सकते हैं। तो जितनी ज्यादा हमारे लिए सफलता है उतना, और कहीं कहीं तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी असफलता भी बन जाती है। अगर हम 1857 की क्रांति में असफल हुए तो इस असफलता से हम भारतीय लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जिसमें सबसे बड़ी जो सीख हमें मिली कि हमें शिक्षा का साथ रखना है। 1857 की क्रांति में हमें ज्ञान नहीं था खुद के बारे में ही कि हम क्यों लड़ रहे हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद एक तो देश में शिक्षा का प्रसार बढ़ा, दूसरा राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, तीसरा संगठन नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि 1857 की क्रांति का एक असफलता का जो कारण था वो ये था कि नेतृत्व का अभाव था। जहां जहां पर भी क्रांति हुई वहां अलग अलग नेतृत्व करता थे और इसी कारण जो है वो क्रांति सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को महसूस हुआ कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें एक संगठनकर्ता सदस्य हो, जिसमें नेतृत्व करता हो, योजना बनाई जाए और उस योजना के अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो 1870 से और 1880 का जो ये 10 वर्षों का दौर था, इस दौर में बहुत सारे भारत के अंदर जो है राजनीतिक संगठनों का क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। और यह राष्ट्रवाद की चेतना और गहरी हो चुकी थी। इस समय ज्यादातर संगठनों की बागडोर जो थी वो वकीलों के हाथ में थी। यानी जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, वकील, खास तौर पर जो लॉयर थे, वकालत करते थे, उन्होंने जो है वो, क्योंकि वकालत व्यक्ति वही कर सकता है जिसको अच्छा खासा ज्ञान हो, प्लस उसको कानूनी ज्ञान भी था। तो देश में जितने भी ये संगठन बने, उन संगठनों के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो उन संगठनों में जो है वो सबसे ज्यादा जो संगठनों के नेतृत्व करता थे वो कौन थे, वकील थे। सुमन अरोरा कह रहे हैं सर राष्ट्रीय आंदोलन 12 क्लास की हिस्ट्री की बुक में भी है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो कहां से पढ़ रहे हैं, वो कक्षा 8 चैप्टर नंबर कितना बताया था आपको, 4 बताया था ना, वहां से पढ़ रहे हैं। जो 12 क्लास वाला है वो इतना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये ज्यादा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 है, इसको पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये पढ़ना है तो बिल्कुल कंटिन्यू हमारे रह सकते हैं। तो जो नेतृत्व करता है वो कौन है, वो है वकील। अब यहां पर देखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ये अलग अलग क्या है, संगठन है। जैसे पूना सार्वजनिक सभा एक संगठन है, एक राजनीतिक पार्टी है, इंडियन एसोसिएशन एक अलग पार्टी है, मद्रास महाजन सभा एक अलग पार्टी है, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन एक अलग पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अलग पार्टी है। तो इस तरीके के कुछ बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया।
आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया? 1878 में, और जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने के अधिकारों को छीन लिया। यानी आर्म्स एक्ट जो है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि ये एक्ट पारित कब किया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस एक्ट में क्या प्रावधान थे। तो एक्ट को जो पारित किया गया था वो पारित किया गया था 1878 में, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी भारतीय व्यक्ति अपने पास हथियार नहीं रख सकता है। बंदूक है, ये सब जो भी हथियार की श्रेणी में आता है वो कोई भी भारतीय अपने पास जो है वो नहीं रख सकते हैं। इसके बाद ये जो 1878 का वर्नाकुलर पैक्स एक्ट आया, 1878 में एक तो क्या आया? आर्म्स एक्ट आया, दूसरा आया 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें यह बात कही गई कि अगर कोई समाचार पत्र सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखेगा, कुछ भी कहेगा, सरकार की प्रशंसा में कह सकता है, लेकिन सरकार के विरोध में अगर उसने कुछ भी कहा तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली जाएगी, प्लस उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। ये बात यहां पर जो है वो कही गई। तो ये जो दोनों एक्ट थे, इन एक्टों ने भारतीयों के मन को और ज्यादा, और खास तौर पर वो भारतीय जो पढ़े लिखे थे, उच्च वर्ग से संबंधित थे, पढ़े लिखे थे, उनको कहीं ना कहीं झकझोरा और उन्हें मजबूर किया कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ेगा। इसके बाद 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करा। क्या करा? इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। और ये बिल क्या कहता है? ये बिल ये कहता है कि अगर कोई भारतीय न्यायाधीश है तो वो ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनाई कर सकता है। लेकिन इस बिल को पास नहीं होने दिया अंग्रेजों ने, और इसका जो है वो विरोध किया गया कि भारतीय लोग जो है वो ब्रिटिश के केस नहीं सुन सकते। भारतीय जो न्यायाधीश है वो ब्रिटिश या अंग्रेजों के डिसीजन नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी भारतीयों को काफी फील हुआ कि यार हमें एक संगठन चाहिए, हमारी तो आवाज को सुना नहीं जा रहा है, अंग्रेज अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, उनको जो कानून अच्छा लगता है वो लागू कर देते हैं, जो भारतीयों के पक्ष में होते हैं उन कानूनों पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। अब जो भारत के पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजीवी लोग थे, उनको ये फील होने लगा, उनको ये महसूस होने लगा कि हम अपने ही देश में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और हमें कुछ अगर करना है अंग्रेजों के सामने तो हमारा एक संगठन होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। जब तक हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं होगा तब तक हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। ये भारतीय बुद्धिजीवियों को समझ में आने लगा, और इस तरीके से जो है वो फिर आगे चलकर जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। अब कांग्रेस की स्थापना भी कैसे होती है? अब इसके पीछे अगर आप जाओगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ने, जैसे एक आपकी बुक है विपिन चंद्र पाल जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की है, इसके अलावा एक आपकी स्पेक्ट्रम बुक है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री की है, और ये पार्ट भी मॉडर्न हिस्ट्री का है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये दोनों बुकें ये कहती है कि ये जो समय था इसमें जो भारतीय लोग थे ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे और बहुत ज्यादा मूवमेंट करने लगे थे, और अंग्रेजों का जो इंटेलिजेंस था उन्होंने अंग्रेजों को सूचना दी कि भारतीय लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। यानी जिस तरीके से 1857 में क्रांति हुई थी उस तरीके से अब जो है वो कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा? अंग्रेज हुकूमत ने यह सोचा कि इस चीज को रोकने के लिए, यानी एक थ्योरी आती है विपिन चंद्र पाल की बुक में, प्रेशर कुकर थ्योरी, या इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ्टी वॉल थ्योरी।
कि जिस तरीके से प्रेशर कुकर जो होता है, जैसे हम कुकर कहते हैं, हमारे घर में कुकर लगा होता है और उस कुकर के अंदर जो है एक सीटी होती है, लेकिन उस सीटी अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि सीटी जैम हो गई है और वो नहीं उठ रही है और कुकर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बना है, तो कुकर फट सकता है। तो कंपनी ने सोचा कि ये फटे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा एक नट जैसा लगा हुआ दिखेगा आपको, जो आपका कुकर है, कुकर का जो हत्था है उसके नीचे देखना, ठीक है, सीटी के जस्ट थोड़ा सा पास में, तो उसे कहते हैं सेफ्टी वॉल्व। कि अगर कुकर की सीटी इस प्रेशर तक नहीं उठती है तो फिर ये सेफ्टी वॉल्व निकल जाएगा और कुकर की जितनी भी गैस है वो सारी की सारी रिलीज हो जाएगी, कुकर फटेगा नहीं। इस थ्योरी को विपिन चंद्र पाल ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जब अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि भारतीय लोगों के मन में एक बहुत ज्यादा क्रांति की ज्वाला जो है वो भड़कने लगी है, और इस गुस्से को, इस जोश को शांत करने के लिए, यानी ये जो भारत में आजादी का या राष्ट्रीयता का जो प्रेशर बना है, इस प्रेशर को निकलने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, और उस रास्ते के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई। यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपको विपिन चंद्र भी यही कहना चाहते हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के राइटर भी हैं, बहुत ही उनकी पॉपुलर पुस्तक है, यूपीएससी में चलती है, कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए की। और शुरुआती के जो 1985 से लेकर और मान के चलिए कि 1885 से लेकर और 1985 तक का जो दौर था, 1885 से लेकर 1895, बार बार 1900 आ रहा है, इसके लिए खेद प्रकट करता हूं, 1885 से लेकर और 1895 तक का जो दौर था, इन 10 सालों में, यानी शुरुआती के जो 10 साल थे, उनमें कांग्रेस पार्टी ने यही कार्य किया कि जो भी, क्योंकि ये कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं, एक नेशनल लेवल का संगठन बना देते हैं, कांग्रेस को मान्यता दे देते हैं। अब देखो कांग्रेस के जो नेता है वो आम जनता से भी जुड़े हुए हैं, तो एक तरीके से देश में क्या हो रहा है उसकी डायरेक्ट सूचना अंग्रेजों को मिलती रहती थी, क्योंकि ये जो नेता थे वो अंग्रेजों के भी निकट रहते थे, इधर भारतीयों के भी निकट रहते थे, और जो भी मन की बात होती थी या जो गुस्सा था वो किसके रूप में निकल जाता था, पत्र के रूप में निकल जाता था। मान लीजिए आपको आपके मोहल्ले में सड़क नहीं बनाई जा रही है ना, और आप अपने विधायक के प्रति बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, ठीक है, तो आप के मोहल्ले के अंदर एक वार्ड मेंबर भी होता है, पार्षद जिसे कहते हैं, तो आपके पास पार्षद क्या है, वहां पर जाके आप अपना गुस्सा निकाल सकते हो, लेकिन आपको एमएलए तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको विधायक तक जाने की जरूरत नहीं है। आप वार्ड मेंबर को जाके कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे कहने पर एमएलए को वोट दिए और वो हमारा काम नहीं कर रहा है, तो आपके मन की भाप निकल गई, गुस्सा निकल गया। यही काम क्या कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी। कैसे स्थापना हुई है कांग्रेस की, आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। 1885 में पूरे देश से 72 प्रतिनिधियों व सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम, ये एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि आईएएस अधिकारी था और अंग्रेजों के लिए कार्य करता था, ये रिटायर्ड हो जाता है, तो अंग्रेजों ने इसको कहा, A.O. ह्यूम को कहा कि आप पूरे देश का भ्रमण कीजिए। तो इन्होंने 1900 आ रहा है, 1880, 1881, 82, 83, यानी 3-4 साल तक इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। जितने भी हमारे देश में पार्टियां थी उन पार्टियों के प्रतिनिधियों से ये मिलते हैं और फिर फाइनली 72 जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको बुलाते हैं और एक बैठक करते हैं मुंबई में। सब पार्टियों की एक संयुक्त बैठक करते हैं, कहां पर, मुंबई में करते हैं, और यहां पर इन्होंने जो है वो सबने मिलकर एक पार्टी बनाने का तय किया जिसको नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने लिए एक सेफ्टी वॉल की स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में, और संगठन के प्रारंभिक नेता जो थे वो कौन थे, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य प्राय मुंबई और कोलकाता के ही थे। यानी जो बड़े पढ़े लिखे वकील टाइप के जो लोग थे
वो सारे के सारे यानी जितने भी ऐसे लोग थे जो लोगों को मोटिवेट कर सकते थे, जो क्रांति कर सकते थे, जो आंदोलन कर सकते थे, उन सबको इस पार्टी में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब देखो कांग्रेस की स्थापना होने, ये एनसीईआरटी कह रही है, कांग्रेस की स्थापना होने के बाद पहले जो 20 साल है 1885 से लेकर और 1905 तक 20 साल हो गए। ये जो 20 साल है कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी बन गई। मध्यम मार्गी पार्टी का अर्थ यहां पर क्या है कि कोई जिया दो जना लड़े है, जिया मोहल्ले में बैठे हो और कोई दो टाबर लड़ रहे हैं और थे बांग बीच में बेटा लड़ो ना, अच्छा क्या बात है, क्या मिल लड़ो, वो कह देगा मेरी आ चीज ले ली, वो कह दे मेरी आ चीज ले ली, थे बांग समझौतो करा दो, है ना। तो कांग्रेस भी क्या कर रही थी, यही कर रही थी, एक तरीके से भारतीय लोगों को शांत कर रही थी। और उनकी जैसे मांग आ गई, भारतीय लोग कह रहे हैं कि हमें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो ये क्या करते थे, एक लेटर लिखते थे, है ना, ब्रिटिश ताज के प्रति, क्योंकि अब शासन जो है ब्रिटिश ताज चला रहा है, तो एक लेटर लिख देते थे। उस लेटर में ये लिख देते कि हमारी ये मांगे हैं, और उस पर सब लोग हस्ताक्षर करते थे और वो लेटर जो है वो अंग्रेज सरकार को पेश कर देते थे। बस इनका इतना ही काम था। यानी शुरुआती के 20 वर्ष के दौर में कांग्रेस का जो कार्य था वो केवल इतना ही कार्य था कि जो भी भारतीय लोगों की मांग है उस मांग को एक पत्र के जरिए निवेदन करते हुए अंग्रेजों तक पहुंचाना। यहां इसके आगे इनका कोई काम नहीं था, ना तो ये अनशन करते थे, ना ही ये कोई भूख हड़ताल करते थे। भूख हड़ताल तो आके गांधी जी ने शुरू की थी, अनशन भी आके गांधी जी ने शुरू किया था। इनका काम था ये हाथ जोड़ के जाते थे, इसीलिए इसको नरम दल कहा गया बाद में। अब ये जो काम कर रहे थे ना शुरुआती 20 सालों से, इससे कुछ लोग नाराज हो गए, यानी कांग्रेस पार्टी के ही लोग इनसे नाराज हो गए कि यार आप कर क्या रहे हो, 20 साल हो गए आप हाथ जोड़ रहे हो, केवल ऐसे पत्थर देने से हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या होता है, उन्हें लगता था कि स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। ये जो कांग्रेस थी शुरुआती 20 वर्ष की कांग्रेस, इनको ये लगता था कि अंग्रेज बहुत सभ्य हैं और ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने वाले हैं, ये स्वतंत्रता प्रिय हैं, ये न्याय प्रिय हैं, है ना। तो इसलिए अगर भारतीय लोग अपनी अच्छी मांगे, अपनी न्याय संगत मांगे अगर अंग्रेजों के सामने रखेंगे तो अंग्रेज उनकी मांगों को जरूर मान लेंगे, अंग्रेज उनकी मांगों को जरूर मांग लेंगे, ऐसा इनका विश्वास था शुरुआती 20 सालों में। लेकिन अंग्रेज इनकी कोई मांग नहीं मान रहे थे। कांग्रेस ने मांग की कि विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहां पर परिषद का गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पदों पर ले जाया जाए। यहां पर आईएएस जो अधिकारी होते थे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी होते थे, बड़े सेना के कमांडर होते थे, या जितने भी पावरफुल पद थे उन सब पर अंग्रेज अधिकारी होते थे। और जो छोटे पद थे, जैसे आपने वो केसरी मूवी देखी है ना, केसरी में क्या दिखाया गया शुरुआती सीन में कि योग्यता के आधार पर पद नहीं दिया जाते थे, है ना। जहां वो अक्षय कुमार अपना रोल निभा रहे थे उसमें वो काफी योग्य थे और उनका प्रमोशन एक कुछ पद पे होना चाहिए था। क्योंकि वो भारतीय थे इसलिए उनका प्रमोशन नहीं होता है और उस पद पर किसी अयोग्य अंग्रेज अधिकारी को बिठाया जाता है। और ये वास्तव में ऐसा ही करते थे कि जो ऊंचे पद होते थे, पावरफुल पद होते थे, उन सभी पर जो है वो केवल अंग्रेजों का ही अधिकार होता था। भारतीयों की मांग कि न्यायपालिका, भारतीयों ने मांग की कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पे सवाल उठाने लगे, सवाल खड़ा करने लगे। इनमें जो प्रमुख नाम आता है जो कि कांग्रेस की कार्य पद्धति से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस अभी भी हाथ जोड़ रही थी, उनकी कोई मांग को माना नहीं जा रहा था।
भाई मान लो आप ये कहते हो अपने पिताजी से या अपने घर वालों से कि मैं रोज पढ़ता हूं और मैं बहुत बेहतरीन मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट में आपका वो दिखे नहीं। मान लो आज आप अपने घर वालों को कह रहे हो कि मैं बहुत पढ़ रहा हूं, बहुत पढ़ रहा हूं, लेकिन आप पेपर में फेल हो जाते हो, तो घर वाले मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। क्यों मानेंगे वो भाई? मानेंगे। कोई काम कब माना जाएगा कि ये काम हो गया है? जब उसका रिजल्ट आएगा तभी तो माना जाएगा। तो अब कांग्रेस अपनी तरीके से काम तो बहुत कर रही थी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। अंग्रेज इनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इस कार्य पद्धति से बहुत सारे अन्य जो प्रतिनिधि थे वो नाराज हो गए, जिनमें विपिन चंद्र पाल का नाम आता है, पंजाब के लाला लाजपत राय का नाम आता है, और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। बाल पाल और लाल बाल पाल के नाम से इनको जो है वो जाना गया। इन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की कि आप क्या हाथ जोड़ रहे हो, हर चीज हर काम हाथ जोड़ने से नहीं होता है। इन्होंने इस बात का विरोध किया और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कार्य कामों में जो है वो कामों पर जोर दिया। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब देखो तिलक जैसे लोगों में ये जोश कहां से आया? क्या 1857 की क्रांति में किसी ने ऐसे नारे दिए थे? नहीं दिए थे। 1857 की क्रांति में शिक्षा का अभाव था, तो हमें पता ही नहीं था कि क्या हमारा अधिकार है क्या कुछ। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारतीय लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ा, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। इन्होंने विदेशों में जो क्रांतियां हुई, अलग जो कंट्रियां वहां पर जो क्रांतियां हुई, विदेशी नोबल पढ़े, भारतीय संस्कृति का ज्ञान किया, तब इनको पता चला कि ये तो हमारे अधिकार हैं, ये तो हमारे अधिकार हैं। उपासना पुनिया जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। तो तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे कौनों देने वाले स्वतंत्रता, ये मेरा अधिकार है, मैं इसे लूंगा। बंगाल का विभाजन कर देते हैं। अब देखो होता क्या है कि अंग्रेजों ने यह सोचा कि हमने कांग्रेस की स्थापना कर दी है, अब हमारे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कांग्रेस 1900 नाम आ रहा है, 1885 से लेकर 1895 तक तो अंग्रेजों के मन मुताबिक काम कर रही थी। लेकिन 1895 के बाद और 1905 तक की जो कांग्रेस थी उसने कुछ क्रिएटिव काम करने शुरू किए। और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया कांग्रेस ने कि हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा, प्लस देश के अंदर जन जागृति फैलाने का कार्य, देश में राष्ट्रीयता फैलाने का कार्य इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों को एक नया डर सताने लगा कि ये तो लड़ते नहीं आपस में, हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए हैं और ये सब अगर एक रहेंगे तो फिर हमारे ऊपर फिर से खतरा आ जाएगा। तो अंग्रेजों ने फिर क्या किया, इस कांग्रेस में फूट डालने के लिए और भारत की जनता में आपसी द्वेष पैदा करने के लिए क्या करते हैं, ये बंगाल का विभाजन कर देते हैं। कब? 1905 में। किसने? वायसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश प्रांत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का ही हिस्सा होते थे। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई और विभाजन ऐसे किया कि हिंदू वाला भाग अलग कर दिया, मुस्लिम वाला भाग अलग कर दिया। यानी हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का मुख्य उद्देश्य क्या था इनका? हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था और कहीं ना कहीं ये सफल भी हुए। इसके बाद मध्यम मार्ग और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस जो है वो सभी धड़ों में इनका विरोध करने लगी। विशाल जनसभाओं का आयोजन होने लगा। यानी पूरे देश में बंगाल विभाजन के कारण जो है वो एक तरीके से लहर सी आ गई कि ये तो बहुत गलत हुआ है और हर जगह पर जो है इस बंगाल विभाजन का जो है वो विरोध होने लगा है। और इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था।
परंतु अन्य इलाकों में इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। यानी बंगाल में तो बहुत ताकतवर था ये आंदोलन, लेकिन अन्य स्थानों पर हो रहा था, लेकिन छुटमुट घटना ही हो रही है। एक बात बताओ, आपने इतिहास तो पढ़ा है, आपने इससे पहले भी इतिहास पढ़ा है ना? और इतिहास को भी छोड़ दो, अभी आप न्यूज चैनल देखते हो, आप चाहे कोई भी न्यूज चैनल चला के देख लो, आपको जो खबरें मिलेगी वो कहां की मिलेगी? यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मुंबई। यानी मेन जो खबर का, और उधर जम्मू कश्मीर, मेन जो खबरों का जो क्षेत्र है वो यही है। आप नेशनल चैनल चला के देखते हो, आज तक, जी न्यूज, इन सब पे क्या चलता है? बस ये जो 7-8 स्टेट है ना, इन्हीं की खबर सुनाई देती है। क्या कोई आपको खबर सुनाई देती है कि आज दादरा नगर हवेली में ये हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज 2 गुटों में लड़ाई हो गई? यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो, इस पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है और सबसे ज्यादा जो एक्टिव स्थान रहे हैं वो रहे हैं यही यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मुंबई। ये जो क्षेत्र है यही सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है, बाकी क्षेत्र हमेशा ही डीएक्टिवेट रहा है। और आज भी यही, इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा खबरें बनती है, इन्हीं क्षेत्रों को सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। बाकी इधर दक्षिण में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तो कोई पता लेना देना ही नहीं है। कभी मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की केवल मौसम में आपको जरूर बताया जाता है, बाकी कोई खबर ही नहीं बताई जाती कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये हो रहा है, कि वहां पर कोई ये योजना बनी है, कोई न्यूज नहीं है। तो बस यही इसमें था कि आंदोलन चला, केवल बंगाल तक सीमित रहा, बाकी छूटमुट घटना ही हुई। इसके अलावा देखो, इसमें भारी जो है आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में इसे वंदे मातरम आंदोलन कहा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन या वंदे मातरम आंदोलन का संबंध किससे था? वंदे मातरम आंदोलन किससे संबंधित है? तो बंगाल विभाजन के विरोध से संबंधित है वंदे मातरम आंदोलन भी। इसके बाद आगे चलते हैं विद्वान साथियों। तो स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा मिला। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का भी समर्थन करने लगे थे। इसके साथ ही 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1906 में मुस्लिम लीग मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में, कहां पर? ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। और यही अंग्रेजों की मुख्य नीति थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर हिंदू मुस्लिम सब एक रहेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं सत्ता को दिक्कत आ सकती है। तो इन्होंने डिवाइड कर दी। कांग्रेस के ही कुछ सदस्य और जो मुस्लिम थे उन्होंने मिलकर जो है वो क्या करी, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में कर दी। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और वह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की व्यवस्था की। यानी इन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, मुस्लिम ही वोटर होंगे। यहां से मांगे उठने लगी किसकी? यानी यहां से धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम की जो खाई है वो बना दी गई और वो बढ़ने शुरू हो जाती है। इसके बाद 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली और परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई। हिंदू मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजा जाने लगा। 1907 में कांग्रेस टूट गई और 2 भागों में बंट गई, एक नरमपंथी और एक गरमपंथी। ठीक है, एक गरमपंथी और एक नरमपंथी। यानी कांग्रेस में ऐसे 2 भाग बन गए, एक तो जो विनम्रता से काम करने वाले थे वो, और एक थोड़े उग्र स्वभाव से काम करने वाले थे वो। तो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता होती है। 1907 में क्या हुआ? विभाजन। 1915 में नरमपंथी और गरमपंथी एक बार फिर मिलकर काम करने के लिए प्रयास करते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी आपस में मिल जाती है।
और एक लखनऊ समझौता होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लखनऊ समझौते का संबंध किससे है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ मिलकर कार्य करेगी, इससे संबंधित है। इंदु जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका भी। इसके बाद देखिएगा, राष्ट्रवाद का उदय होता है 1917 में। रूसी क्रांति की घटना के पश्चात रूस की जो क्रांति थी उसने भारतीय पढ़े लिखे लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। किसान मजदूर संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रीयवादियों को नई प्रेरणा मिली। मैंने आपको कहा कि कांग्रेस ने कई काम भारत में ऐसे किए जिसने बाद में अंग्रेजों के लिए बड़े घातक सिद्ध हुए, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो था शिक्षा का प्रसार, राष्ट्रवाद का प्रसार। तो जब लोगों में शिक्षा आ गई, भाई आप पढ़ सकते हो, रूस में क्रांति हुई उसको पढ़ा, उसके समाचार पत्र पढ़ते थे अखबारों में कि रूस के लोगों ने इस प्रकार से क्रांति की। इससे जो किसान लोग थे, जो मजदूर लोग थे, इन्होंने भी जो है भारत की आजादी में संघर्ष करना शुरू कर दिया, और जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को एक नई प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद क्या होता है, 1919 के बाद कांग्रेस के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिला बड़ी संख्या में जो है उस आंदोलन में भाग लेने लगे। इसी बीच यहां गांधी जी आ जाते हैं, आपको पता है 1915 के अंदर गांधी जी भारत लौट आते हैं। ठीक है, 1915 में गांधी जी आ जाते हैं, और जैसे ही गांधी जी आते हैं, गांधी जी के आने से देश में एक नई क्रांति आई। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कांग्रेस 1857 की क्रांति के बाद ही देश में शिक्षा का प्रसार बढ़ा, लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अब गांधी जी इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे भारत आने से पहले ही, क्योंकि अफ्रीका में इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए और अफ्रीका के लोगों को उन्होंने न्याय दिलाने का प्रयास किया। वहां पर काले और गोरे का जो भेदभाव था उसको मिटाने का प्रयास किया, और वो सारी खबरें जो भारतीय थे वो समाचार पत्रों में पढ़ते थे, पुस्तकों में, लेखों में पढ़ते थे, जिससे एक विश्वास हो गया कि भैया गांधी जी आ गए तो इसका अर्थ है कि ये कुछ ना कुछ बेहतरीन करेंगे। और गांधी जी के आने से इस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा जो है वो यहां पर मिलती है। क्या होता है कि गांधी जी ने 46 वर्ष की उम्र में 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इनकी अच्छी खासी मान्यता है, लोग इनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। अब ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी आ गए और बस बैठ गया मैं तो अनशन करूंगा, नहीं, इन्होंने पहले पूरे भारत में घूमा। हालांकि जब दक्षिण अफ्रीका से आए ना गांधी जी, तो बड़े ऐसे कोट पैंट सूट पहन के आए थे, लेकिन जब इन्होंने भारत भ्रमण किया तो इन्होंने देखा कि यार भारत तो बड़ा गरीब देश है। गांधी जी की टेक्निक को समझना, आप उनके विजन को समझना। हर व्यक्ति, जितने भी लोग महान हुए हैं ना, ऐसे ही उनकी नोटों पे फोटो नहीं आई है, इसीलिए हम इनको ऐसे ही कोई राष्ट्रपिता नहीं बन जाता है। उनके विजन को समझो कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही एक अच्छे परिवार में रहा है, जिसके परिवार वाले अच्छे खासे पैसे वाले हैं, जो लंदन में यहां पर पढ़ता है और पढ़ने के बाद वकालत करके आता है दूसरे देशों से, अच्छी खासी जो अंग्रेजी भाषा का जानकार है, हाई सोसाइटी में रहा है, कोट पैंट पहनता है, परफ्यूम लगाता है, टोपी पहनता है, बिल्कुल अंग्रेजी ढंग से रहता है, ऐसा व्यक्ति और भारत आया 46 साल की उम्र में। इससे पहले अफ्रीका में आंदोलन किए थे। अफ्रीका के किसी भी आंदोलन में आपको गांधी जी ऐसे लंगोटी पहने हुए नहीं दिखे हैं। ऐसे नहीं दिखे कि गांधी जी के हाथ में डंडा है, लंगोटी पहन रखे हैं, ऊपर से कुछ नहीं पहन रखा है, गरीबों जैसे नहीं लग रहे थे आपको। अफ्रीका के किसी भी आंदोलन में नहीं लगेंगे। लेकिन भारत आने के बाद जब इन्होंने शुरू के 3 साल इन्होंने क्या किया, पूरे भारत का भ्रमण किया और देखा कि मैं भारत के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। मैं पैंट शर्ट पहनता हूं, कोट पहनता हूं, टोपी पहनता हूं, मैं कैसे कनेक्टिविटी कैसे होगी भारत के लोगों के साथ? मेरी कनेक्टिविटी होनी जरूरी है ना।
तो इन्होंने देखा कि भारत गरीब देश है, सबसे पहले अपने कोट पैंट सब त्याग दिए कि अब से कोट पैंट नहीं, अब भारत में ही काम करना है। भारत गरीब देश है और मुझे गरीबों से जुड़ना है, मुझे देश की जनता से जुड़ना है। एक लंगोटी धारी बस लगना चाहिए कि ये आदमी मेरे जैसा है। जैसे आप कोई एक मूवी देखते हो, हॉलीवुड की मूवी देखते हो, आप स्पाइडरमैन देखते हो, ऐसा लगता है ना रे यार, बस मूवी मनोरंजन के लिए थी वो। लेकिन आप कोई ऐसी मूवी देखते हो जो आपसे कनेक्ट होती हो। जैसे आपने एक वो अमेजन प्राइम पर आया था, पंचायत आई थी ना, पंचायत, या आपने एक मूवी देखी है वो शादी में जरूर आना, जिसमें नौकरी लगने के कारण लड़की जो है लड़के को शादी के दिन छोड़ के चली जाती है। वो आरएस बनी है, शादी के दिन छोड़ के चली गई और लड़के को इस बात की खुन्नस आ गई कि मेरी शादी क्यों टूटी, क्योंकि मैं नौकरी में नहीं हूं। तो उसने इतनी पढ़ाई कर डाली कि वो आईएएस बन गया। ऐसी जो चीजें होती है, ऐसी जो मूवी होती है, वो जनता से कनेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? जनता से कनेक्ट हो जाती है, तो उसमें हमें अपनापन लगता है। और ठीक गांधी जी ने ऐसा ही किया कि सबसे पहले भारतीयों से कनेक्ट होने के लिए भारतीयों जैसा दिखना चाहिए, और जब गांधी जी दिखे ना तो ऐसे कनेक्टिविटी उनसे होनी जरूरी है। यही इन्होंने किया। शुरुआती में चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद में यहाँ के जो स्थानीय आंदोलन है इनमें इन्होंने भागीदारी की, और यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है राजेंद्र प्रसाद से, वल्लभ भाई पटेल से इनकी मुलाकात होती है। 1918 में अहमदाबाद में इन्होंने मील मजदूर आंदोलन जो है वो इसको सफलता दिलाई। तो चंपारण में सफलता मिल गई, खेड़ा में सफलता मिल गई और अहमदाबाद में सफलता मिल गई। तो गांधी जी को लगने लगा कि हाँ, भारतीय लोगों में भी जज्बा है, अब मैं बड़े आंदोलन कर सकता हूं। पहले टेस्ट तो करना पड़ता है ना भाई, पेपर देने से पहले आप प्रैक्टिस सेट करते हो कि नहीं करते हो। बस ठीक ऐसे ही इन्होंने भी जो है प्रैक्टिस सेट किए और टेस्ट किए। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डरबन साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1895 में महात्मा गांधी ने। इसके बाद रोलेट सत्याग्रह करते हैं महात्मा गांधी। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित रोलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह, यानी गांधी जी का यह मानना था कि मैं सत्य के लिए लड़ूंगा नहीं, मैं आग्रह करूंगा आपसे, मैं आपसे विनती करूंगा और तब तक नहीं मानूंगा और मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, सत्याग्रह करते हैं वो। जैसे मान लो घर में छोटा बच्चा है और उसको मन में आ गई कि आज मैं चाउमीन खाऊंगा, लेकिन पिताजी लेके नहीं आए, अब बच्चा रूठ जाएगा, अब रोटी नहीं खाएगा, वो दूध भी नहीं पिएगा। माँ उसका कहेगी बेटा दूध पी ले, ना मैं आज दूध नहीं पीऊंगा, ना मैं रोटी खाऊंगा, और चुपचाप बस अपने कमरे में बैठ जाएगा वो। यानी सत्याग्रह यही तो है, अपने आप को कष्ट देना और अपना आपको इतना कष्ट देना कि सामने वाले को शर्मिंदा होना पड़े और उसको उनकी बात माननी पड़े, है ना। इसको जिद भी कह सकते हैं आप अपनी भाषा में। तो गांधी जी ने भी ठीक यही कहा, गांधी जी ने भी ठीक यही किया और सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। किसके खिलाफ? रोलेट कानून के खिलाफ। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं ने इस कानून को शैतान की करतूत या निरंकुशवादी बताया। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस कानून को गांधी जी ने शैतान की करतूत कहा? बस ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। रोलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में हुआ। गांधी जी ने लोगों से कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में जो है वो अपमान या याचना दिवस के रूप में इसको मनाना और हड़ताल करने का आह्वान किया। गांधी जी ने लोगों से कहा कि 6 अप्रैल 1919 को, यानी 6 अप्रैल का दिन हम डिसाइड करते हैं और इस दिन हम अहिंसक विरोध दिवस मनाएंगे। लोगों से आह्वान किया, ठीक है। और रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यह क्वेश्चन भी मोस्ट बनता है कि पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था, तो या पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह कौन सा था? तो यह था रोलेट एक्ट सत्याग्रह। बैसाखी के दिन क्या होता है आप सबको पता है। इसी रोलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी
और अंग्रेज अधिकारी ने, 1 मिनट पानी पी लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लाइक बटन दबाते हुए इसको शेयर कर देना। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 9। देखिए ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए 15 दिन लगेंगे। ऐसा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसको अगर बहुत ज्यादा डीप में जाए तो 15 दिन तक ये टॉपिक चल सकता है ना। लेकिन हमारे रीट के अंदर जो है इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं इसमें मुख्य मुख्य जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी आ जाएगी जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। मुख्य मुख्य जो घटनाएं हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो सारी इसमें आ जाएगी। तो ये अगर ये आपने पढ़ लिया तो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो जाएगा और वो भी शांति से हो जाएगा, आपके दिमाग में प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। तो होता क्या है, बैसाखी 13 अप्रैल के दिन जो है अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। और इस जनसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों ने इनको दी थी वापस लौटा दी। सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये क्या था कि अंग्रेजों ने तुर्की पर आक्रमण हमला, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर अंग्रेज जो है तुर्की को जीत लेते हैं और तुर्की के अंदर जो मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा पद था उसका नाम था खलीफा। यानी तुर्की में जो मुस्लिम सुल्तान था उसे सुल्तान को ही क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। और ये जो खलीफा का पद था, अंग्रेजों ने जैसे ही तुर्की पर अधिकार किया इन्होंने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। नहीं पवन कुमार बिल्कुल करेक्ट, मैंने सही बताया। 15 दिन आप इस टॉपिक को अगर आरएस लेवल का पढ़ोगे डीप तो 15 दिन लगेगा भाई। बड़ा टॉपिक है ये, बड़ा टॉपिक है। लेकिन चूंकि हम इतना गहरा नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे काम का नहीं है इतना गहरा पढ़ना, इसीलिए ये टॉपिक तो मैं आज ही करवा दूंगा आपको। हम तो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को अगर आरएस में पढ़ना हो, अगर इस टॉपिक को यूपीएससी में पढ़ना हो तो 15 दिन लग सकते हैं अगर अच्छे से डीप से पढ़ोगे तो। लेकिन चूंकि हमारे लेवल की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से काफी अच्छा कवर हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी और भारतीय मुसलमान यह पहचानते हैं, भारतीय मुसलमान यह चाहते हैं। अब देखो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूं। अब तुर्की पर जैसे ही अंग्रेजों ने संधि थोपी और खलीफा के पद को समाप्त किया तो तुर्की के जो मुस्लिम थे जो अंग्रेजों के विरोध में थे कि भाई आप हमारे खलीफा के पद को समाप्त मत कीजिए, उन्होंने विश्व के अलग अलग देशों में गए, वो ऐसे छोटे छोटे संगठन बना के गए सहायता मांगने के लिए। तो एक संगठन भारत आता है और सबसे पहले आकर मोहम्मद जीना से मिलता है क्योंकि वो भारत में मुस्लिमों के लीडर थे। और ये स्पेक्ट्रम में लिखा है, विपिन चंद्र में भी लिखा है। और जीना से जब मिलते हैं तो जीना को कहते हैं कि देखिए जीना जी, आप मुस्लिम हैं और आप भारतीयों से आह्वान कीजिए, भारतीय मुसलमानों से कहिए कि वो अंग्रेजों पे दबाव डाले और खलीफा के पद को पुनः बहाल की जाए। तो यहां पर जीना ने क्या कहा, जीना का जवाब सुनिएगा। जीना ने कहा कि देखो ये धार्मिक मामला है और मैं राष्ट्रीय आंदोलन कर रहा हूं तो मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ूंगा, तो हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। जीना ने स्पष्ट मना कर दिया, जीना ने स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन बाद में जीना के बाद दो भाई हैं, उन्होंने इस आंदोलन को चलाया जिनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। ये भी काफी अच्छे खासे पैसे वाले हैं और जीना के बाद इनकी स्थिति आती है और ये दो नेता बने भारत में खिलाफत आंदोलन के। जीना ने मना कर दिया, जीना ने ये अच्छा जवाब दिया। भारतीय मुसलमान चाहते हैं कि पुराने ऑटोनॉमस साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे और खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब नए सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन की जो है वो शुरुआत करना चाहते थे।
अब देखो इस समय क्या था, गांधी जी ये चाहते थे कि अगर मैं खली जैसे गांधी जी हर चीज में एक मौका ढूंढा करते थे कि कैसे मैं एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाऊं। ठीक है, तो गांधी जी ने देखा कि ये जो मुस्लिम धर्म का आंदोलन था ये केवल कुछ मुस्लिम लोग ही कर रहे थे। तो गांधी जी ने इनसे मीटिंग की कि इसको हम राष्ट्र व्यापी आंदोलन बनाते हैं, और इस आंदोलन को फिर जो है वो खिलाफत आंदोलन के रूप में भारत में जो है वो गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में चलाया। और गांधी जी का इसके पीछे कई उद्देश्य थे। एक तो हिंदू मुस्लिम एकता फिर से बढ़ेगी, गांधी जी का यह मानना था। दूसरा, गांधी जी का यह मानना था कि इससे अंग्रेज जो है उनके आगे उनकी मांगों को स्वीकार करेंगे, उन पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा, गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों और खलीफा के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली, लेकिन अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया था, खलीफा आंदोलन को दबा दिया। दोनों मुस्लिम भाइयों को तो गिरफ्तार करा और आंदोलन को दबा दिया। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1921-22 में, और हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, राजगोपालाचारी और आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। और इसी आंदोलन के समय 1921-22 में जो भगत सिंह थे वो लगभग 10-15 साल के थे और स्कूल में जाया करते थे। जब गांधी जी ने आह्वान किया असहयोग आंदोलन में कि सभी बच्चे स्कूल जाना छोड़ दे, विदेशी पुस्तकों की जो है वो होली जला दे, विदेशी वस्त्रों को जला दे, तो भगत सिंह गांधी जी के इतने बड़े फैन थे कि वो गांधी जी के कहने पर स्कूल वगैरह सब छोड़ देते हैं। और गांधी जी में बड़ी शुरुआती दौर पर अगर भगत सिंह को पढ़ोगे आप, तो शुरुआती दौर में यानी असहयोग आंदोलन को रद्द करने से पहले तक जो है वो भगत सिंह भी बचपन में गांधी जी को अपना लीडर मानते थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिसके बाद गांधी जी और भगत सिंह के रास्ते अलग हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वकालत छोड़ दी, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां जो है वापस लौटा दी गई, विधान मंडलों का बहिष्कार किया गया, जगह जगह पर लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 के बीच विदेशी कपड़ों की जो व्यापार था अंग्रेजों का वो उसमें काफी गिरावट आ गई। यानी एक तरीके से भारतीय लोगों को लगने लगा था कि अब 1920-21 में हम जो है वो 1920-21 में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और अंग्रेजों को भी बड़ी टेंशन हो गई क्योंकि व्यापार ठप हो गया, कोई लोग विदेशी कपड़ा नहीं पहन रहा है, विदेशी वस्तुओं की जो कीमत है वो एक दिन से डाउन आ गई। बट एक घटना घट गई। क्या घट गई? देखो, विभिन्न वर्गों व समूहों ने गांधी जी के आह्वान पर अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह अलग अलग लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जला दिए गए थे। क्योंकि हमारा ज्यादातर जो इतिहास है वो अंग्रेजों ने लिखा है, तो कुछ इतिहास में त्रुटियां भी है, पूरा इतिहास सही नहीं है। वास्तव में ऐसा थोड़ा इसका एक अलग स्थिति है कि जो किसान थे, जो क्रांतिकारी थे, वो चुपचाप शांति से अपनी रैली निकाल रहे थे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सीधे किसानों ने जाके थाने को जला दिया। लेकिन जब पूरी रैली चली गई तो पीछे के 2-3 क्रांतिकारियों को पुलिस वालों ने पकड़ के पीट दिया कि थाने बहुत रैली निकाल दिया, उन्हें पकड़ के और पीट दिया पुलिस वालों ने। ठीक है, अब इस बात का पता जब बाकी क्रांतिकारियों को लगा, रैली के लोगों को लगा कि उनके साथी जो कि चुपचाप जा रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, उनको पुलिस वालों ने बिना वजह पीटा है, तो भीड़ तो भैया भीड़ होती है, गुस्से में आ गई और गुस्से में आके उन्होंने क्या करा, थाने को आग लगा दी। और ये बात का पता जब चला गांधी जी को, तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी ने क्या करा,
ये जो कुछ बच्चे अलग अलग चीजों का प्रचार कर रहे हैं ना, उनसे निवेदन है कि प्रचार ज्यादा न करे, अपना ज्यादा ध्यान रखे, वरना ब्लॉक कर दिया जाएगा उनको। ठीक है, प्रचार करने के लिए आते हो तो ना आया करो, पढ़ने के लिए आते हो तो पढ़ा करो, है ना, वरना ब्लॉक कर दिया जाएगा भाई। ऐसे कोई भी कमेंट करेगा तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी कमेंट कर रहे हैं इधर उधर के फालतू बातों के, अपने कमेंट डिलीट करें और फिर से ना करें, यही आपसे निवेदन रहेगा। ठीक है, अब देखो 1922 से 1929 के अंदर क्या घटनाएं घटती है। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद, अब जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ ना, लोगों के घुटने टूट गए। वैसा ही फीलिंग आ रहा था जैसे एक बच्चा 2 साल से रीट की तैयारी कर रहा है और वो रीट में फेल हो गया। कैसी बीतती है हमारे दिल पर, ठीक वैसा ही बीत रहा था बच्चों के ऊपर। बच्चों के क्या ऊपर, पूरे देश के लोगों पर। और एक बार फिर से पूरे देश में निराशा के बादल छाने लगे। अब गांधी जी का विरोध भी होने लगा, लोगों ने गांधी जी की बात माननी बंद कर दी। 1922 से लेकर 1929 तक कोई आंदोलन नहीं हुआ और कहीं ना कहीं गांधी जी और लोगों के मध्य एक जो है वो अविश्वास का माहौल बन गया कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो क्या होता है देखिएगा, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू व अन्य नेताओं ने की दलील की कि पार्टी को जो है परिषद चुनाव में भी हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। हालांकि हम केवल शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इसको, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। डिटेल में पढ़ेंगे तो कई जो है एकल आंदोलन भी हुए, गांधी जी ने बीच में कांग्रेस को छोड़ भी दिया था, फिर कांग्रेस में दोबारा गांधी जी शामिल हुए, बहुत सारी घटनाएं घटी। लेकिन मोस्टली सारी घटनाएं यहां से कवर कर रहे हैं। मनीष सिंह करवाएंगे, ज्योग्राफी भी करवाएंगे, ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट टॉपिक करवा दिए, एक दो टॉपिक बचे हैं वो भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है 20वीं दशक में और कांग्रेस ने 1930 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। तो पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किसने पारित किया? जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में कांग्रेस में। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 में। और युवा क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की बात करते हैं तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उन जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषण वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। यानी ये एक दूसरा जो लोग थे जो कि एक तरीके से गर्म दल के थे, उनका ये मानना था कि गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे तो हमें कभी आजादी नहीं मिलेगी। अगर गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे तो हमें आजादी नहीं मिलेगी। और वास्तव में गांधी जी को भी ये एहसास हो गया था। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को भी ये एहसास हो गया था कि इस रास्ते पे चलकर भारत आजाद नहीं हो सकता। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने भी नारा देना पड़ा गांधी जी को, करो या मरो। यानी गांधी जी ने खुल्लम खुल्ला कहा भारतीय लोगों को कि देख लो, ये तुम्हारे पास अंतिम मौका है, या तो इस बार तुम आजाद हो जाओ या फिर जिंदगी भर जो है मरते रहना गुलामी में। तो लोगों के भी समझ में आ गया। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन सबसे घातक और सबसे ज्यादा अहिंसात्मक बन गया और बहुत सारी हिंसा हुई। लेकिन गांधी जी ने फिर उस आंदोलन को वापस नहीं लिया, क्योंकि गांधी जी को पता था कि अब आंदोलन वापस ले लिए तो हम कभी भी जो है आजाद नहीं हो पाएंगे। कहानी यहां कमेंट करने और कमेंट पढ़ने आती हो क्या आप? अगर कमेंट करने और कमेंट पढ़ने आती हो तो और बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम हैं। आप में से किसी ने, किसी एक बच्चे ने भी जो कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है या कोई टॉपिक से संबंधित बात कही है? नहीं कही है, इधर उधर की बातें कर रहे हो।
पढ़ लो, पढ़ लोगे तो ये अपने लिए भी करो और मरो की स्थिति जैसा ही है, क्योंकि इसके बाद जो भर्तियां आएगी वो नई शिक्षा नीति के तहत आएगी, याद रखना आप। और अभी अगले साल चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, फिर 2-3 साल भर्तियां नहीं आएगी। तो कमेंट करते रहना है तो कमेंट करते रहो, चाहे किसी का कुछ नहीं बिगड़ना है। जो करेगा वो फिर कमेंट करने के लायक ही नहीं रहेगा। जब रिजल्ट आए तो आप कमेंट करने के लायक रहो, इसके लिए थोड़ा पढ़ लो कि आप भी कमेंट कर सको कि मेरा भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है। वरना उस टाइम फिर आंसू आएंगे, केवल उस टाइम फिर क्या आएंगे, केवल आंसू आएंगे और आप कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे। कमेंट तो क्या, फोन उठाने का भी मन नहीं करेगा। बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद देखिए क्या होता है। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की जो है वो स्थापना होती है। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय के जो हत्यारे हैं सारडस नामक पुलिस अफसर की जो है वो हत्या कर दी है। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें बम फेंका है और उनका मकसद था बहरों को सुनाना। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भगत सिंह इस समय 23 वर्ष के थे मात्र। दांडी मार्च की बात करते हैं तो 1930 में गांधी जी ने जो है अपने अनुयायियों के साथ साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट का जो है पैदल चलकर गए और उन्होंने तट पर बिखरे नमक को इकट्ठा करा और नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। यानी अंग्रेजों ने ये रूल बना रखा था कि कोई भी भारतीय जो है वो नमक नहीं बना सकता है, और इसलिए जो है विदेशी कंपनियां नमक बनाती थी जो काफी महंगा था, प्लस भारतीय किसानों के लिए भी जो है वो, यानी नमक सबसे सस्ता मिलता था उस टाइम। लेकिन उस पर जो नियंत्रण था वो अंग्रेजों का था और नमक सबकी जरूरत है, तो इसीलिए गांधी जी ने नमक कानून जो है वो तोड़ा और 6 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। भारतीय जनता के साझा संघर्ष के चलते आखिरकार एक एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, यानी पहले राज्य थे ना, उनको स्वायत्त किया गया कि भैया आप अपनी सरकार बना सकते हो। तो जितने भी, एक तो था अंग्रेज शासित प्रदेश और दूसरा था प्रांतीय सरकारें, तो प्रांतों में जो है चुनाव होने लगे, प्रांतों में जो है वो शासन जो है वो चलने लगा वहां के शासकों का। तो 1935 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया। 1937 में प्रांतीय विधायिका के चुनाव कराए गए। 11 में से 7 प्रांतों पर कांग्रेस की सरकार बनी। 2 साल में कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस नेता युद्ध में ब्रिटिश की मदद को तैयार हो गए, परंतु उनके बदले में भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। फिर भारत छोड़ो और अंतिम आंदोलन होता है, ये भारत छोड़ो आंदोलन। ये अपनी स्वतंत्रता का अंतिम आंदोलन है। गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वह फौरन भारत छोड़ दे। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया, करो या मरो, यानी या तो तुम कुछ कर लो बेहतरीन, या फिर जिंदगी भर गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना और मरते रहना। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है। अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक जो है वो ढंग से संघर्ष करें। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया और आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया और भारत को जो है आजादी का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी बीच हम थोड़े से जो अन्य हमारे नेता हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस है, अहिंसा के गांधी जी और दर्शकों में विश्वास नहीं करते थे। दर्शन होना चाहिए था यहाँ पर। अहिंसा के गांधीवादी दर्शन में ये विश्वास नहीं करते थे। यानी सुभाष चंद्र बोस को जो है गांधी जी के अहिंसावाद में विश्वास नहीं था। राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे सुभाष चंद्र बोस, और जनवरी 1941 को ये कोलकाता छोड़ गए और जर्मनी के रास्ते हुए सिंगापुर चले गए। उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। मौलाना आजाद एक हैं मक्का के जन्म पिता, बंगाली और
माता अरब मूल की थी। इनके जो पिता थे वो बंगाली थे और माता जो थी वो अरब की थी। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। जीना के दो राष्ट्र सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया था। सी राजगोपालाचार्य वयोवृद्ध राष्ट्रवादी शिक्षण वयोवृद्ध राष्ट्रवादी दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी, यानी जब गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे तो इस समय इन्होंने दक्षिण में जो है नमक कानून को तोड़ा था और 1946 में अंतिम सरकार के सदस्य भी बने। ये अंतरिम सरकार के सदस्य बने और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ये बने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन बने स्वतंत्र भारत के? तो सी राजगोपालाचारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप सब जानते हैं। 1945-47 के दौरान आजादी के लिए चली वार्ताओं में अहम भूमिका इन्होंने निभाई। पटेल ने 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मोहम्मद अली जिन्ना 1920 में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1934 के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और पाकिस्तान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। और स्वतंत्रता और विभाजन की बात करते हैं तो 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की और यह प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र जो था वो नहीं था। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी कि भाई आप क्या चाहते हो। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को जो है वो सफलता मिली और लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी, क्योंकि पहले तो जिन्ना को विश्वास नहीं था कि क्या पता भारतीय मुसलमान मेरा साथ दे कि नहीं दे। लेकिन जब प्रांतीय चुनाव में मुस्लिमों ने जिन्ना का साथ दिया तो जिन्ना जोश में आ गए और जोश में होश खो बैठे और इन्होंने क्या कर दी, मांग कर दी। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र भारत का राजनीतिक बंदोबस्त करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ यानी एक कमेटी बना दी 3 सदस्यों की। लेकिन ये कमेटी भी जो है वो कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाई और कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया और इस प्रत्यक्ष कार्रवाई में ही हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के। जो आपने गद्दर मूवी के शुरू के 10 मिनट में जो आपने सीन देखे ना कि किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं को काटा गया और भारत में भी पंजाब क्षेत्र में जो है वो खासतौर पर पंजाब क्षेत्र में मुस्लिमों को काटा गया। जो दृश्य देखे थे ना कि पाकिस्तान से हिंदुओं की ट्रेन भर के आ रही है, वो वास्तविक दृश्य थे और उसमें तो इतना दिखाया नहीं गया था, उससे भी ज्यादा भयानक वो दृश्य थे। और ये जो है वो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है वो एक तरीके से दंगे जो है वो इतने भयंकर भड़क गए और इसके बाद और कोई ऑप्शन बचा नहीं। 1947 तक भारत के विभिन्न भागों में जो हिंसा फैल गई और एक नए देश पाकिस्तान का जो है जन्म हो जाता है और इस तरीके से जो है वो भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन जाते हैं। तो ये पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अगर इस टॉपिक को और ज्यादा डीप में पढ़ना चाहें, हालांकि रीड के लिए तो इतना काफी है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहे तो 10-15 दिन तक ये टॉपिक चलाया जा सकता है। लेकिन हमें ये लगता है कि इतना अगर आप इनके जो फैक्ट हैं, इसमें जितनी भी डेट आई है, जितने भी मुख्य फैक्ट आए हैं, आंदोलन आए हैं, अगर आप इनको भी अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो ये आपके रीड के लिए बिल्कुल परिपूर्ण है। इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी से बनेगा और यहां आप पढ़ लेते हो तो बस ठीक है। इसके अलावा थोड़ा आप और पढ़ना चाहो तो बाकी किसी भी गाइड से उठा के पढ़ सकते हो, लेकिन ये अपने आप में 100% पूर्ण है। अपना लेवल जो है वो इतना ही है, 10th तक का लेवल ही है अपना मुख्य परीक्षा का, तो यहां तक ये जो है वो काफी सही है। तो बस अभी के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया।